हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि थ्योडोलाइट के बारे में। आपने देखा कि थ्योडोलाइट की जो और कोऑर्डिनेट मेथड है उन सभी चीजों पर हमने डिस्कस किया है कि बोडिच मेथड क्या है, ट्रांजिट मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि गेल्स-स्ट्रावर्स टेबल क्या है, क्या उसके सारे प्रोसीजर्स हैं, और स्टैक्योमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज आपका थ्योडोलाइट कंप्लीट हो जाए। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लोजिंग एरर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। क्लोजिंग एरर जो होती है, तो क्लोजिंग एरर तो आपको ये पता है, लेकिन उन सभी चीजों पर डिस्कशन करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है कि कैसे क्लोजिंग एरर। कोई ये ट्रावर्स है आपका, सपोज दैट ये कोई ट्रावर्स है, ए बी सी डी ई और ये ए डैल। ये तो क्लोजिंग एरर हो गई, आपको पता है, जिसे हम ई के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक इसी क्रम में आता है जिसे बोलते हैं रिलेटिव क्लोजिंग एरर। ये पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आप जानिए, क्योंकि कंपटीशन में तो भाई कुछ भी पूछ सकते हैं ना। कंपटीशन में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते किसी चीज को। तो जो भी डेटा रिलेटेड चीजें हैं वो जरूर जानिए। रिलेटिव क्लोजिंग एरर, अभी ये रिलेटिव क्लोजिंग एरर तो आपको पता है, ई हो गया। क्लोजिंग एरर जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल टू ए डैश, ठीक है। और रिलेटिव क्लोजिंग एरर जो है वो ई अपॉन पी हो जाता है डियर। वेयर पी, जहां पर डियर पी क्या है मैं बताऊं आपको। पी क्या है? पी इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, ओके ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। ओके डियर, आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी आपको कि क्लोजिंग एरर इज डिफरेंट फ्रॉम टू रिलेटिव क्लोजिंग एरर। ठीक है, रिलेटिव क्लोजिंग एरर अलग चीज है और क्लोजिंग एरर अलग चीज है, इसको कभी आप कंबाइंड मत करिएगा। ठीक है, ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो इसमें आप अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है, तो ये कंफ्यूजन में आपका यहाँ क्लियर कर दिया मैंने। इन चीजों पर आप जो है ध्यान दीजिए। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाई लैटिट्यूड के बारे में भी डिटेल में जान लिया आपने, डिपार्चर के भी जान लिया, क्या होता है सारे मेथड्स, कोऑर्डिनेट मेथड वगैरह, न्यूमेरिकल भी हमने उस पर प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं आगे चलकर कि जो हमारा गेल्स-स्ट्रावर्स टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी, ठीक है, या ठीक है। गेल्स-स्ट्रावर्स टेबल क्या होता है? ये गेल्स-स्ट्रावर्स टेबल, ट्रावर्स टेबल क्या है ना, ठीक है। गेल्स-स्ट्रावर्स टेबल क्या है डियर, एक्चुअली कि जो भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी उनको हम एक टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में हम उनको क्रमबद्ध करते हैं, उनको हम मैनेज करते हैं, उनको हम आयोजित करते हैं। इसी और ये जो टेबल बनती है इसको गेल्स-स्ट्रावर्स टेबल कहते हैं। जैसे आपने कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स पढ़ा, फिर करेक्टेड कोऑर्डिनेट, करेक्शन होगा, बियरिंग होंगे, ऑब्जर्व बियरिंग, करेक्टेड बियरिंग होंगे, इंक्लूडेड एंगल वगैरह होंगे, लेंथ वगैरह होगी, ठीक है। और टोटल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उनके फ्री कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अब हम सीखेंगे एक सिस्टमेटिक वे में, एक टेबल में हमें उसको कैसे कंटेन करना है, ठीक है। तो उसी टेबल को बोलते हैं गेल्स-स्ट्रावर्स। बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है डियर, इसको मैं ऐसे आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। क्या प्रोसीजर्स हैं, इन पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है डियर कि जो भी हमारे क्या नाम है, जिसे हम लोग बोलते हैं लैटिट जो है इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि जो भी आप ट्रावर्स कर रहे हो, ट्रावर्सिंग जो भी आपने किया थ्योडोलाइट में, ट्रावर्सिंग जो भी आपने किया उसका जो भी इंक्लूडेड एंगल होगा, अंतर्गत कोण जो भी होंगे, उनको आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90। और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है डियर? एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 2n+4 मल्टीप्लाई बाई 90 होता है, ठीक है। ये दो चीजें तो आपको क्लियर ही होंगी मेरे ख्याल से। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम आपने चेक करना है कि भाई इतना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
अगर ये कर रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो कुछ एरर आ रही होगी। तो वो एरर क्या करेंगे, सभी एंगल्स में इतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये जो है इस कंडीशन को फुलफिल करने लगे, सेटिस्फाई करने लगे। ठीक है, मान लीजिए 60 मिनट का डिफरेंस आ गया, 5 एंगल है, 4 एंगल है मान लीजिए, तो 15 चौके 60, 15 मिनट जो है उसमें जो भी करेक्शन होगा वो आप कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा नेगेटिव, जो भी करना होगा कर देंगे आप। ठीक है, तो वो करेक्शन करके बाद आप करने के बाद वो करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल मिलेंगे, एक तो डिफेक्टिव में ऑब्जर्व मिले और एक करेक्टेड मिलेंगे, 2 कॉलम ये बढ़ गया आपका। उसके बाद जब आपको ये चीजें मिल जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लाइन का जो बियरिंग दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, फर्स्ट लाइन का जो बियरिंग दे रखा है ना, उसके और जो करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल है ना, करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल, ऑब्जर्व की बात नहीं कर रहा हूं, जो करेक्टेड संशोधित इंक्लूडेड एंगल है उनकी मदद से हम अदर लाइंस के अन्य रेखाओं के अन्य सर्वेक्षण रेखाओं के हम बियरिंग्स वगैरह डिटरमाइन करते हैं डियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, एक एक शब्द बहुत इसमें ध्यान से आपको समझना है, जरा सा मिस करेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जो भी बियरिंग्स, जो भी अदर पहली प्रथम रेखा के जो बियरिंग है और संशोधित अंतर्गत कोणों के आधार पर अन्य रेखाओं के बियरिंग्स हम ज्ञात करेंगे। और जांच के लिए जरूरी है कि फर्स्ट लाइन का जो बियरिंग है, जो ऑब्जर्व बियरिंग है और जो कैलकुलेटेड बियरिंग है, दोनों सेम होना चाहिए, टैली करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने मीजर किया और बियरिंग भी आपने मीजर किया, ठीक, बियरिंग मीजर कर लिया तो बियरिंग भी आपको अब पता चलने लगी। अब बियरिंग मीजर करने के बाद, ठीक है, इनको WCB में आप डिटरमाइन करेंगे। तो WCB में डिटरमाइन करने के बाद आप क्या करिए कि इनको RB में कन्वर्ट करिए, RB सिस्टम में, या जिसे हम लोग QB सिस्टम बोलते हैं, रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम या क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे डियर, कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि जो लाइन है, जो सर्वेक्षण ट्रावर्स लाइन है, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्लियर हो जाता है कि भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में कर रहा है, वो चीजें हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गया जाएंगे। जैसे ही आपको ये चीजें क्लियर होंगी, आप उनकी लाइन है ना, उनकी लाइन मीजर कर सकते हो कि भाई उनकी, अब इससे क्या करोगे, आपकी जो लैटिट्यूड है, जो डिपार्चर है, ठीक है, ये लैटिट्यूड का फार्मूला है और ये डिपार्चर का फार्मूला, L cos थीटा L sin थीटा। ठीक है, इनसे आप इसका अगर कोण दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तब भी कैलकुलेट तो करना ही हमें। ठीक है, लेंथ अगर दिया अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से किसी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनके हम लैटिट्यूड और डिपार्चर ज्ञात करते हैं। तो और लैटिट्यूड में पता ही है आपको, लैटिट्यूड में क्या होता है, नॉर्थिंग होता है और साउथिंग होता है। इनका एरिथमेटिक सम चेक करो भैया, जैसे ही एरिथमेटिक सम चेक करोगे अगर वो 0 होना चाहिए, अगर 0 को वो फुलफिल कर रहा तब तो भाई ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसका भी सोल्यूशन बताता हूं अभी। उसके बाद डिपार्चर भी आपको इसी तरह से चेक करना है, ईस्टिंग और वेस्टिंग, है ना, ईस्टिंग और वेस्टिंग का एरिथमेटिक सम क्या होना चाहिए, 0। अगर हमारे क्लोज्ड टावर्स में कोई एरर नहीं है तो जो क्या नाम है, लैटिट्यूड और डिपार्चर हम डिटरमाइन करेंगे डियर, उनका जो सम होगा, एरिथमेटिक सम होगा, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 0, वो 0 के बराबर होना चाहिए। बट मान लीजिए ऐसा अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है ये मतलब इनकरेक्ट लैटिट्यूड डिपार्चर होंगे, कुछ क्लोजिंग एरर आएगी और उस क्लोजिंग एरर को हम डिटरमाइन करेंगे और उस एरर को हम एलिमिनेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, किससे, जो मैंने मेथड आपको बताया अभी, जैसे मैंने बोडिच मेथड बताया था, मैंने ट्रांजिट मेथड बताया था। तो ज्यादातर लीनियर अगर एरर है तो वहां पे थियोडोलाइट के केस में हम लोग ट्रांजिट मेथड को प्रेफर करते हैं। अगर आप कंपास सर्वेइंग अप्लाई कर रहे हो वहां पर बोडिच मेथड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। एंगुलर और लीनियर बोथ हैव द सेम इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो उन चीजों को आप अप्लाई करिए। और अगर उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो एक तो कॉलम पूरा आपका बनेगा भैया कि इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट जो आपका लैटिट्यूड डिपार्चर बनेगा उसमें ईस्टिंग वेस्टिंग नॉर्थिंग साउथिंग का।
एक कॉलम बनेगा आपका, उसमें करेक्शन का, करेक्टेड जो है लॉटिट्यूड डिपार्चर का सारे कॉलम बन जाएंगे। आप करेक्टेड के बाद आप देखेंगे कि उनका सम 0 हो रहा है तो उनका सम 0 होने के बाद जो है, जैसे उनका सम 0 होने लगेगा डियर, तो वो आप सही कंडीशन में आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है ना, उसके बाद हमें ये करना है कि पूरे ट्रावर्स को, अब उसके हमें फ्री कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने होंगे, टोटल कोऑर्डिनेट्स, और टोटल कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर, और हमें उससे ऐसे सेट करना होगा डियर कि वो पूरा पूरा ट्रावर्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो जाए। जी हाँ, वो पूरा का पूरा जो ट्रावर्स है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से। अब इसमें क्या, ये पूरा ट्रावर्स हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर गया, ठीक है। तो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके लैटिट्यूड डिपार्चर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट में तो पता ही है आपको ईस्टिंग और नॉर्थिंग होता है, नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट होता है, तो उसमें दोनों साइन आपको पॉजिटिव ही मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो मिल जाएगा डियर तो अब क्या करेंगे, उसके बाद आप उसके बिहाफ पर ट्रावर्स का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इस तरह से जितने भी आप कैलकुलेशन करेंगे उन सब का एक कंबाइंड फॉर्म में उनको एक टेबल में अरेंज करेंगे। दैट टेबल इज नोन एज गेल्स ट्रावर्स टेबल, और उसी टेबल को डियर हम लोग गेल्स ट्रावर्स टेबल बोलते हैं। तो मैं यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं उस टेबल को, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप जो है अंडरस्टैंड करिए, ठीक है, क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। देखिए सबसे पहला कॉलम तो जो बनेगा डियर, वो कॉलम आपका बनेगा कि भाई जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ना, सीरियल नंबर का भी बना सकते हो इसके बगल में आप। तो पहला तो भाई इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ना, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन INS, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो हमारा होगा डियर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का कॉलम बनेगा कि भाई हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कौन कौन से हैं। मान लिया भाई A है, B है, C है, D है। लाइन, ट्रावर्स लाइन का कॉलम बनेगा, AB है, मान लीजिए AB की लंबाई 265 मीटर है, ठीक। BC है, BC की लंबाई मान लीजिए 300 मीटर है। CD है, CD की लंबाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आपको बेटर लगे, 258 मीटर मान लीजिए, ठीक। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद जो कॉलम आपके बनेंगे बियरिंग और इंक्लूडेड एंगल, मान लीजिए किसी का बियरिंग दिया हो, है ना, पहले बियरिंग के पहले इंक्लूडेड एंगल ज्ञात कर लेते हैं ना, इंक्लूडेड एंगल या एंगल, इंक्लूडेड एंगल। अब इंक्लूडेड एंगल में डियर क्या है कि जो डिफेक्टेड ऑब्जर्व्ड एंगल रहेगा, ये ऑब्जर्व्ड एंगल रहेगा ना, एक कॉलम आपका ऑब्जर्व्ड एंगल का बनेगा, एक करेक्ट ऑब्जर्व्ड और एक करेक्शन का बनेगा। भाई करेक्शन कितना होना है, तब एक बनेगा करेक्ट एंगल या करेक्ट इंक्लूडेड एंगल ना, करेक्ट इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, करेक्ट इंक्लूडेड एंगल डियर हो जाएगा, ठीक है। भाई ऑब्जर्व मान लीजिए 28 डिग्री 6 मिनट आया, फिर आपका आया ये जो है बी पर 58 डिग्री 6 मिनट आया, इस तरह से करेक्शन सब में 6 मिनट का करेक्शन अप्लीकेबल है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा सब में 28 डिग्री 58 डिग्री, इस तरह से जो है करेक्टेड एंगल हो जाएंगे आपके ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं, जो भी कॉलम है मान लीजिए बियरिंग वगैरह दे रखा है, ठीक है, बियरिंग का कॉलम बनेगा। बियरिंग के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन आपको करनी है तो उस भाई अगर बियरिंग करेक्ट है तब तो ठीक है, अगर बियरिंग करेक्ट नहीं है तो कुछ जो है इसमें करेक्शन आपको अप्लाई करेगा, तो उसके लिए एडिशनल कॉलम और कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं, अब जो इन्होंने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब जो ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स जिनको हम बोल सकते हैं, या कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। अभी इसमें क्या है कि जो है 4 कॉलम बनेंगे, एक तो ईस्टिंग, वेस्टिंग, नॉर्थिंग, साउथिंग, 4 कॉलम बने आपके। 2 लैटिट्यूड के होंगे जिसमें से,
और दो डिपार्चर, दो लैटिट्यूड और दो डिपार्चर के होंगे। लैटिट्यूड में आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ साउथ, डिपार्चर में ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ का आपको साइन प्लस लेना है, साउथ का नेगेटिव लेना है, ईस्ट का भी प्लस लेना है और वेस्ट का भी नेगेटिव लेना है। ये तो कॉलम था जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद जब आप इस पे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में भाई अगर अरिथमेटिक सम इनका 0 आ गया तब तो काम सही है, अरिथमेटिक सम डिपार्चर का 0 आ गया तब तो ठीक है, अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब एरर आ रही है। ठीक है, तो एक अब एरर के बाद इसमें करेक्शन अप्लाई होंगे ना, तो करेक्ट जो आपका बनेगा करेक्शन या करेक्ट कोऑर्डिनेट्स, उसका कॉलम बनेगा ये करेक्ट कोऑर्डिनेट्स। अब करेक्ट कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, करेक्ट कोऑर्डिनेट्स में भी लैटिट्यूड डिपार्चर आपके बनेंगे, लैटिट्यूड और डिपार्चर, लैटिट्यूड और डिपार्चर। अब उसमें भी 4 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट लैटिट्यूड करेक्ट डिपार्चर का ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साइन वही रखना है प्लस माइनस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, बियरिंग्स जो आपकी है, ठीक है, बियरिंग्स के लिए जो करेक्शंस होंगे है ना, बियरिंग्स के लिए भी करेक्शन एक कॉलम आप ऐड करेंगे, कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा जिसे बोलते हैं हम लोग जिसे हम एरिया, जो आपका करेक्शन करने के बाद अब हमें क्या करना है कि पूरे ट्रैवर्स को शिफ्ट करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट जब आप शिफ्ट करेंगे तो उसका लैटिट्यूड नॉर्थ होगा और डिपार्चर ईस्ट होगा, तो एक कॉलम बनेगा आपका फ्री कोऑर्डिनेट या टोटल करेक्ट या टोटल कोऑर्डिनेट करेक्ट कोऑर्डिनेट्स। करेक्ट कोऑर्डिनेट तो यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, एक आप यहां पर लिखेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग टोटल कोऑर्डिनेट्स या फ्री कोऑर्डिनेट। ठीक है, टोटल या इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें डियर क्या है कि 2 चीजें आपकी बनेंगी, क्योंकि ये फर्स्ट में ही आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इसमें नॉर्थ चलेगा आपका, साउथिंग चलेगा, इसके हिसाब से 0 होना चाहिए। और क्या करेंगे आप इसमें रिमार्क। अब रिमार्क में क्या है कि भाई रिमार्क में जो है एरिया वगैरह जो भी है ट्रावर्स का वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो एरिया जो आ जाएगा उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कई कॉलम बन जाएंगे आपके। और बियरिंग्स के लिए अच्छे खासे कॉलम ऐड होंगे आपके डियर, क्योंकि बियरिंग के लिए आपका होल बियरिंग का मैंने एक ही कॉलम दिया, बियरिंग के कई कॉलम बनेंगे। मैं इस बात को आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं, बियरिंग में यहाँ कई कॉलम बन जाएंगे आपके। बियरिंग में एक करेक्ट बियरिंग का, एक ऑब्जर्व बियरिंग, ठीक है, और एक करेक्ट बियरिंग। ऑब्जर्व बियरिंग करेक्ट बियरिंग। ऑब्जर्व में क्या होगा आपका जो भी रहता है WCB में, तो एक बार उसको WCB में, फिर दूसरा कॉलम RB का बनेगा। ठीक, अब उसके बाद करेक्शन जो होगा तो करेक्ट बियरिंग जो बनेगा। तो इस तरह से लगभग 7-8 कॉलम और बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, लगभग मिला के अराउंड 22-23 कॉलम बनते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप एक सिस्टमैटिक वे में इनमें जो है सेट आउट करेंगे तो इसी टेबल को बोलते हैं डियर गेल्स-ट्रावर्स टेबल। ठीक है, तो गेल्स-ट्रावर्स टेबल भी बहुत अच्छे से तैयार करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैक्योमेट्री की। टैक्योमेट्री का मैंने डेरिवेशन आपको करा दिया था। टैक्योमेट्री का जो डेरिवेशन होता है वो चीज मैंने आपको करा दी थी डियर, लेकिन टैक्योमीटर में कुछ चीजें जो रह गई हैं आज उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद थोड़ा आपका कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्योमेट्री। ठीक है ना, टैक्योमेट्री। अभी टैक्योमेट्री क्या है कि टैक्योमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक टैकस और एक मेट्रॉन। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इससे एक बोलते हैं टैकस और दूसरे को बोलते हैं मेट्रॉन। इसी से मिलकर ये जो है टैक्योमेट्री बना है। टैकस का मतलब होता है बहुत फास्ट, तेजी से, और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मीजर, मतलब तेजी से, बहुत जल्दी से मीजर कर लेना। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा टैक्योमेट्री का क्या मतलब है।
फास्ट मीजर करना, जल्दी से मीजर कर लेना, ठीक है। टैक्योमेट्री दो चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, फर्स्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, और दूसरा जो है डियर जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एलिवेशन, जी हां, या रिलेटिव मेजरमेंट कह सकते हैं, रिलेटिव मेजरमेंट, एक डिस्टेंस मेजरमेंट और एक रिलेटिव मेजरमेंट, इन दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। रिलेटिव मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट एंड रिलेटिव मेजरमेंट। खास बात क्या है कि जब आप चेन सर्वेइंग से वर्क करते हो या जो भी चेन कंपास से करते हो, तो चेन में जब अनड्यूलेटेड एरिया है, ठीक है, जहां पर हम चेन से मतलब सही से लीनियर मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये बहुत इफेक्टिव रहता है टैक्योमेट्री, और झट से जल्दी से कम समय में बिना किसी तामझाम के, बिना किसी बहुत ज्यादा एसेसरीज के, ठीक है, अब चेन में स्टेशन पैक लगाओ, दुनिया भर की चेन खींचो, तानो, नापो, ठीक है, रेंजिंग रो, इसमें क्या है कि जो है डायरेक्ट मेजर कर लेते झट से कम समय में और एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के लिए। हाँ, ये बात सही है कि मतलब रिजल्ट बहुत ज्यादा परिशुद्ध तो नहीं मिलते हैं, लेकिन एक मतलब कहते हैं ना आवीक्षण के लिए और एक रफ वर्क के लिए और एक रफ वर्क के लिए एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें मिल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि टैक्योमेट्री वहीं पर हम लोग करते हैं जब हमारा इंस्ट्रूमेंट से हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा जिसकी दूरी या जिसकी रिलेटिव मेजरमेंट हमें करना है वो एक्सेसिबल हो और वो हमें दिखाई पड़ने वाला हो। एक्सेसिबल मतलब पहुंच आसान हो, बहुत ज्यादा टिपिकल ना हो, ठीक है, और मान लीजिए नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो जुगाड़ लगा के टैक्योमेट्री से हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था टैक्योमेट्री। जैसे रेलवे लाइन के लिए, टनल लाइन के लिए, रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कैनल अलाइनमेंट के लिए और कैनल के लिए, ठीक है, और इस तरह के वर्क के लिए बहुत इफेक्टिव है आपका, और कम समय में, मतलब जब आपको कार्य कम समय में पूरा करना हो वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये, और बहुत ज्यादा इसमें कोई एसेसरीज नहीं लगनी है, बहुत ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। कंटूर मैप पर जो वर्क होते हैं उनके लिए, टॉपोग्राफिकल मैप के लिए ये सब बहुत मतलब यूज किया जाता है, बहुत इफेक्टिव रहता है ये, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं टैक्योमेट्री के डियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि टैक्योमेट्री एक्चुअली में, टैक्योमीटर जो बोलते हैं इसमें टैक्योमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी बात कर रहे हैं। टैक्योमीटर एक्चुअली में जो है, टैक्योमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए क्या चीजें होती हैं, टैक्योमीटर और एक दो चीजें होती है, टैक्योमीटर और जिसे हम लोग स्टेडिया रॉड, इसको स्टेडिया मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्योमीटर और एक स्टेडिया रॉड या लेवल स्टाफ भी या सबटेंस बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेडिया रॉड, यही बेसिकली दो चीजें, या इसकी जगह पर आप लेवल स्टाफ भी यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट यही यूज होते हैं, किसमें, टैक्योमीटर में, इंस्ट्रूमेंट यूज, ठीक है, दो टैक्योमीटर और स्टेडिया रॉड। अब मैं डियर अगर टैक्योमीटर की बात करूं ना आपसे, तो टैक्योमीटर में वही है जो अभी तक मैं आपको बताता चला आया हूं, टेलीस्कोप होता है, इसमें एक टेलीस्कोप होता है, ठीक है, और उसमें एनालिटिकल लेंस लगा होता है। इसका जो डायफ्राम होता है डियर, जिससे डायफ्राम बोलते हैं, पीतल की एक रिंग होती है, एक मतलब मेटल की कोई रिंग होती है, ठीक है, उसमें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये क्रॉस हेयर हो जाते हैं, इनको क्रॉस हेयर अपन लोग बोलते हैं, ठीक है, कृष्णतंतु बोलते हैं। और इसी में बीच में ऊपर और बीच में नीचे, एक को अपर स्टेडिया, एक को लोअर स्टेडिया, एक को अपर स्टेडिया, ठीक है, और दूसरे को लोअर स्टेडिया ना, अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया, ठीक है, ये अरेंजमेंट होते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक एनालिटिकल लेंस जिसे बोलते हैं, एक अतिरिक्त उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एक एडिशनल लगा होता है, उसी को एनालिटिकल लेंस बोलते हैं, एनालिटिकल लेंस, जी हाँ, उसी को हम लोग एनालिटिकल लेंस बोलते हैं डियर। और इसके लिए एनालिटिकल लेंस के लिए होता क्या है ना
कि जो मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था डिस्टेंस मेजर करने का, जो कि कुछ इस तरह से था, d इज इक्वल टू एफ अपॉन आई इंटू एस प्लस डी, जिसमें से f अपॉन आई को, ठीक है, k लिखा जाता है, s प्लस एफ प्लस डी को c मान लिखा जाता है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो ये जो f अपॉन आई है या जो k है, इनको डियर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ना, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं। और s आपका क्या है डियर? इसमें s स्टाफ रीडिंग बिटवीन, ठीक है, ये s जो है आपका लेवल स्टाफ का रीडिंग डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन स्टाफ रीडिंग, डिफरेंस बिटवीन स्टाफ रीडिंग ऑफ अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया। तो डिफरेंस ऑफ स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग मतलब अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया का जो स्टाफ जो रीडिंग देता है उनका बीच का डिफरेंस है ये। और ये c जो है जिसको हम लोग एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं, संयोज्य स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव कांस्टेंट। तो होता क्या है ना कि जो ये हमारा एडिटिव कांस्टेंट है, एनालिटिकल लेंस के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, और इसकी वैल्यू लगभग 100 आने को होती है। तो एस आपको स्टेडिया लेवल में डिफरेंस बिटवीन स्टाफ रीडिंग या स्टेडिया रीडिंग्स लिख लेते हैं ना, इसको स्टेडिया रीडिंग्स लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, स्टेडिया रीडिंग्स, स्टेडिया रीडिंग्स ना, ठीक। डिफरेंस रीडिंग ऑफ स्टेडिया रीडिंग, ठीक। तो इसी की वैल्यू 0 हो जाती है और इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है क्या नाम है मीजर कर लेते हैं, डिस्टेंस मीजर कर लेते हैं, रिलेटिव मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक। अब मेजरमेंट के सिस्टम पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा भाई। हम लोग मेजरमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो मेजरमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे डियर, तो मेजरमेंट सिस्टम से पहली बात तो ये जो चीजें हैं, पहले आपका टैकोमीटर रेडी होना चाहिए। टैकोमीटर में जो कैपेसिटी हो जनरली 100 मीटर के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसकी जो डायमीटर होता है, जो टेलीस्कोप होता है, वो जो है जनरली 35 टू 40 mm इन डायमीटर होना चाहिए, 35 टू 40 mm इन डायमीटर, ठीक। और इसकी आवर्धन क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैग्नीफायर इसका जो है मैग्नीफाइंग कैपेसिटी इसके डायमीटर का 20 से 30 गुना होना चाहिए, 20 टू 30 टाइम्स होना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी क्षमता, इसकी जो लेंस है, जो टेलीस्कोप है, इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि दूर तक हम इससे जो है साइड विजन कर सकें, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसके लिए जो एडिटिव कांस्टेंट है वो 0 होना चाहिए, जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो 100 को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें फुलफिल करनी है अगर आप टैकोमीटर से वर्क करने जा रहे हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेजरमेंट सिस्टम की बात करूं डियर, अगर मेजरमेंट लेना है हमें, तो मेजरमेंट के लिए जनरली 3 मेथड ये सुझाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका जिसे बोलते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड मेथड या फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड। इसमें क्या है कि अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया का जो एयर लाइन है वो फिक्स रहता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक। दूसरा है डियर जिसे बोलते हैं मूवेबल हेयर मेथड। क्या बोलते हैं? मूवेबल हेयर मेथड ना, मूवेबल हेयर मेथड। इसमें क्या है कि टारगेट तो ऊपर नीचे करते हैं इनके बीच के डिफरेंस को, अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया के। और तीसरा है डियर जिसे बोलते हैं टेंजेंट मेथड। क्या बोलते हैं? टेंजेंट मेथड। तो टेंजेंट मेथड में क्या होता है कि बिना ये उसके किया जाता है, जब स्टेडिया के बगैर क्या आता है, बिना कृष्णतंतुओं के, तो वहां पर ये जो है ज्यादा बिना स्टेडिया के, तो वहां पर ये थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई लेवल, अब जो इसके फार्मूले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये फार्मूला डिस्टेंस मेजर करने का,
और ये फार्मूला मैं आपको डिराइव करके बता चुका हूं लेवलिंग में मैंने ये फार्मूला डिराइव किया था और बताया था आपको। अब मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूं कि भाई स्टेडिया मेथड का, टेक्योमेट्री मेथड को स्टेडिया मेथड, इसका भैया प्रिंसिपल क्या है ना, प्रिंसिपल सिद्धांत इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड ना, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड, इसका मेथड ये है डियर, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के जो है आधार और लंबों का अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सही बात है, होता ही है समद्विबाहु त्रिभुजों की बात करें तो जैसे यहां पर मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, यहां पर दो जगह हमने, यहां पर हमारा टेक्योमीटर था और यहां से हमने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। ये अपर स्टेडिया का जा रहा है, एक लोअर स्टेडिया का जा रहा है, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक, और ये बीच की लाइन जा रही है। मान ली टोटल एंगल थीटा बन रहा था तो ये एंगल अब कितना बनेगा, θ/2 बनेगा डियर, ठीक है। और ये लेंथ मैं मान लेता हूं, चलो भाई इसको मैं O मान लेता हूं, इसको B' मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको A और ये C, ये A' एंड C' इसको मान लेते हैं, ठीक है, A' एंड C' मान लेते हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट था, ये दो जगह हमने लेवल स्टाफ रखा, ठीक है, इसको X पर, इसको Y पर और इसको P पर मान लेते हैं, ठीक। तो इसका सिद्धांत कहता है भैया कि जो समद्विबाहु त्रिभुज हैं दो, उनके आधार और लंब का अनुपात निश्चित होता है। सही बात है, कनेक्शन हो कांस्टेंट होता है। तो जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, जो है कि AB अपॉन OB, ठीक है, AC अपॉन OB, ठीक है, AC अपॉन OB, ठीक है। कॉट थीटा अगर हमें लेना है डियर तो आधार बटे कौन हो जाएगा, तो सॉरी आधार बटे लंब हो जाएगा, tan थीटा लंब बटे आधार हो जाए तो कॉट थीटा लेना तो आधार बटे लंब, यानी कि OB अपॉन AB, ठीक है। तो ये कहता है कि भैया OB अपॉन AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा OB' अपॉन A', कोई दिक्कत, और ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ कॉट θ/2 के, और इसको अगर हम कांस्टेंट k मान लें तो जाहिर सी बात है डियर कि k की वैल्यू डिपेंड करेगी थीटा पर, k की वैल्यू डिपेंड करेगी थीटा पर, बाकी चीजें कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है k की वैल्यू थीटा पर डिपेंड करेगी, ठीक है, k की वैल्यू थीटा पर डिपेंड करेगी, वेरी सिंपल। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो प्रिंसिपल था कि भाई क्या प्रिंसिपल है। अब जब आप होल्डिंग का जो स्टेडिया मतलब जो जिसको मीजर, जैसे जनरली जो स्टेडिया रॉड होती है वो आपका 3 से 5 मीटर की लंबाई में होती है, और पास की दूरी की डिस्टेंस के लिए बहुत पास अप टू 100 मीटर या कम दूरी के लिए हम लोग लेवल स्टाफ भी यूज कर सकते हैं। जो स्टेडिया रॉड्स होती है वो भी आपका लेवल स्टाफ की तरह ही होती हैं, फोल्डिंग में या फिर वन लेंथ में फोल्डिंग में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इन पर भी निशान बने रहते हैं mm में और सेंटीमीटर में। 5 mm इसका जो है लीस्ट का, बड़े छोटे पे बड़े के लिए 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो इस तरह mm में भी और मतलब सेंटीमीटर में भी निशान बने रहते हैं। तो ये चीजें हैं आपका। अब इसका ये भी हमें जानना चाहिए ना कि मेथड्स टू होल्ड स्टेडिया रॉड, मेथड्स टू होल्ड स्टेडिया रॉड। अभी स्टेडिया रॉड को होल्ड करने का मेथड क्या होगा, स्टेडिया रॉड को होल्ड करने का मैं मेथड बताया, इसमें दो मेथड है, एक वर्टिकल मेथड है और दूसरा है नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब लाइन ऑफ साइट से नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, और वर्टिकल टू द ग्राउंड आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या वर्टिकल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब वर्टिकल में क्या है कि भैया जैसे मान लीजिए हम ये जो है यहाँ से ग्राउंड पे ये वर्टिकल हमने, लेकिन मान लीजिए ग्राउंड ही स्लोपी है आपका, तब तो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर हमें स्टडी रॉड स्टैंड करना पड़ेगा ना। तो ये दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी आपको। अब मैं आपको कुछ कंप्यूटेशंस, क्योंकि वर्क भी आप कर लोगे, अब कंप्यूटेशंस या जिन्हें रिडक्शन टू स्टेडिया चार्ट स्टेडिया ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, रिडक्शन और कंप्यूटेशन जिसे बोल सकते हो आप, रिडक्शन और कंप्यूटेशन। भाई मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद अब हमें उनको कैलकुलेट भी तो करना है, मेजर भी तो करना है। तो इसके लिए क्या थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, मतलब चार्ट स्टेडिया चार्ट भी इसके लिए सुझाए गए हैं, बहुत सारे फार्मूले भी सुझाए गए हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत मतलब लेंदी हो जाता है कंप्यूटेशन। तो इसके लिए क्या किया कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल कराए, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्विक जल्दी से हमें मेजर करके कंप्यूटेशन दे देते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ स्टेडिया रीडिंग्स या स्टेडिया नोट्स, स्टेडिया नोट्स जिसे हम बोलते हैं। अभी इनका कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे इसका जुगाड़ बताता हूं। 3 मेथड इन्होंने इसके लिए सुझाए हैं। यहाँ पर इन्होंने इसके लिए डियर 3 मेथड सुझाए हैं। फर्स्ट मेथड है जिसे बोलते हैं बीमैन स्टेडिया आर्क, बीमैन स्टेडिया आर्क इंस्ट्रूमेंट है ये एक, ठीक। दूसरा मेथड है ऑटो रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन मीटर, ठीक है, ऑटो, ठीक है, बीमैन स्टेडिया आर्क, और दूसरा है आपका डियर ऑटो रिडक्शन, तीसरा है एवलिन स्टडी ऑल्टीमीटर, स्टडी ऑल्टीमीटर, ऑटो रिडक्शन टैक्योमीटर, ठीक है। तो जितनी चीजें आपके पास काम की हैं उतनी ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये सब आपसे एडिशनल पूछा जा सकता है। तो कैलकुलेशन भी कर लिया आपने, अब भाई कैलकुलेशन कर लिया, मेजर कर लिया, अब क्या इसका स्टैंडर्ड प्रिसीजन है, मतलब कितनी शुद्धता तक रिजल्ट आपको देना है, ऐसा तो नहीं कि लिमिट से ज्यादा एरर हो रही है। तो वो प्रिसीजन क्या सुझाया है इन्होंने टैक्योमेट्री में रीडिंग लेने के लिए, वो प्रिसीजन क्या है डियर मैं आपको बता दूं। जो भी एरर होंगी, जैसे कि मान लीजिए 4 तरह की एरर इन्होंने, 4 तरह के प्रोसीजर के लिए इन्होंने से मतलब सुझाए हैं। पहला मान लीजिए लीनियर एरर हो रही है, ठीक है, पहला मान लीजिए लीनियर एरर हो रही है। तो लीनियर एरर अगर हो रही है, ठीक है, या लीनियर मेजरमेंट के लिए, तो उसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया 1 in 600 से 1 in 850 मीटर तक की एरर परमिसिबल है, इससे ज्यादा की नहीं। और अगर 1 लेंथ में ही करना है, मतलब सिंगल लेंथ में ही कर रहा है 1 लेंथ में, तब ये जो है आपका 1 in 500 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1 in 500 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि अगर आप वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे हैं, वर्टिकल मतलब रिलेटिव मेजरमेंट ना, तो वर्टिकल मेजरमेंट अगर कर रहे हो तो ये आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए देन 0.1 मीटर से, 0.1 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ये, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि अगर ट्रावर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, टैक्योमीटर ट्रावर्सिंग कर रहे हो, ट्रावर्स कंप्यूटेशन के लिए, ठीक है, किसके लिए डियर, ट्रावर्स के लिए। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि भैया 0.055 अंडर रूट पी, पी इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, पी डियर पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, ठीक है, पी आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स हो जाता है। और पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स डियर, ठीक है। और इसमें लास्ट में इन्होंने दिया कि भैया अगर इससे ज्यादा और अगर जो है टैक्योमेट्री कर रहे हो, ठीक है, टैक्योमेट्री में अगर कर रहे हो तो ये जो है आपका डिस्टेंस मेजरमेंट में टैक्योमेट्री के लिए डियर जो है 0.08
k से 0.025 अंडर रूट k। k इज द डिस्टेंस बिटवीन, k इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, k जहां पे आपका डिस्टेंस इन किलोमीटर है डियर, ठीक है। तो ये कुछ डेटा थे जो आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए कुछ अगर वेरिएबल होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है डियर कि जो डेरिवेशन था वो मैंने पहले ही बता दिया था ट्रैक्योमेट्री में, और जो चीजें रह गई थी वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मान लीजिए कोई करेक्शन होता तो मैं बता दूंगा फिलहाल, ठीक है। अगर कोई चीज और इसमें बताने वाली होंगी, वेरिएबल होंगी, कोई चीज अगर मान लीजिए मिस हो गई, छूट गई हो, तो अब मैं बता दूं कि आपका जो थियोडोलाइट है ना, थियोडोलाइट इज नाउ कंप्लीट, थियोडोलाइट इज नाउ कंप्लीट। ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया, थियोडोलाइट भी है, थियोडोलाइट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कर्व के साथ। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, ओके। तो बने रहिए जेनिक पर, लगे रहिए जेनिक पर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।